नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 23 नवंबर की शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल कह रहा है सुशील की आय अभिषेक की आय से 22% कम है, तो अभिषेक की आय सुशील की आय से कितना परसेंट अधिक है। तो देखो, सुशील क्या है अभिषेक की आय से, यानी कि अभिषेक इधर लिख लो, सुशील इधर लिख लो। 22% कम है तो सुशील के अगर 100 मान लेंगे तो ये 78 बच गया। अब कह रहा था अभिषेक की आय सुशील की आय से कितना परसेंट अधिक है, तो देखो कितनी अधिक हो रही है भाई, 22 किससे, 78 से। गुणे में कर देंगे 100 हो गया, यानी कि 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 9 में 18 हो गया। यानी कि यहाँ पर करेंगे तो 1100 बटे में 39। अब ऑप्शन का सारा लेंगे, देखो 3 लिखा है, 3 त्रिका 9, लेकिन यहाँ पर करेंगे 3 नेम 27, 39 में 3 का गुणा, तो ये तो 110 से ज्यादा हो जाएगा। 2 में करेंगे तो 2 नेम में 18, 2 3 6 7, 78 हो गया। अब 110 से अगर हम 78 हटाते हैं, 10 से 8 गया तो 2 हो गया। ठीक है, 10 से 7 किया 3, और इधर हो गया 320। अब 320 हो गया। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा क्या लिखा है, 8 लिखा है। अब 8 का गुणा करेंगे, 8 3 24, 32 से छोटा हो रहा, एकदम से गुणा करो किसमें, 39 में। 8 9 72 हो गया, 8 3 24, 24 और 7 31 हो गया। 312 320 से छोटा है, आंसर लगा दो। ठीक है, अब कैलकुलेशन होती तो इसी तरीके से टैकल कर लिया करो अपने देसी जुगाड़ में। भाई इस तरीके से लिख लिया मैंने, और उसके बाद ऑप्शन का सहारा लेके भाग करते गए। अगला सवाल, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके आधार की लंबाई और ऊंचाई क्रमशः इतनी और इतनी है। देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू में भी होता है। तो आधार की लंबाई 4 इंटू में 5, यानी कि आंसर क्या आ गया, 20। आसान था। एक बैग में 4800 ग्राम चावल है, बैग में 20% चावल डाले जाते हैं और फिर 10% चावल निकाल लिए जाते हैं, फिर 15% मात्रा वापस बैग में डाल दी जाती है, अंत में बैग में 25% चावल निकाल लिए जाते हैं। अब बैग का वजन ग्राम में कितना है। तो सबसे पहले 4800 ग्राम थे, ठीक है, 20% चावल डाले गए यानी कि 120 बटे में 100 हो गए, फिर 10 निकाले गए तो 90 बटे में 100 हो गए, फिर 15% वापस डाले गए बैग में तो 115 बटे में 100, फिर अंत में 25% निकाल लिए गए यानी कि 75% बचे। इसी का सोल्यूशन करना था, और यूनिट डिजिट सभी में सेम थी, तो उससे तो काम बनना नहीं था। एक और ये 2 चले गए, यहाँ से 2 करेंगे, इधर 2 चले जाएंगे, तो 25 तिया 75 हो गया, 25 चौकू 100 हो गया। 4 से इधर काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। इधर करेंगे तो 2 छक्के 12 हो गया। बचा क्या क्या है, 6 गुणे में 12, ठीक है, गुणे में 9, गुणे में 23, गुणे में 3, बटे में क्या हो गया, 10 हो गया। अब ऑप्शन ये कैंसिल आउट हो गए, ये कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि आपने देखा पॉइंट 1 के बाद आना है, क्योंकि नीचे हमारे पास 10 कितने की जगह है, केवल 1 की जगह है। अब करना पड़ेगा गुणा भाग। तो देखो 12 छंग 72 हो गया, और 3 हो गया, 12 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 हो गया। गुणे में 9 कर लो, गुणे में 23, 9 का गुणा करेंगे, 9 छक्का 54 की 4, हाथ से लगा 5 हो गया। 9 एकम 9, 9 5 14 की 4, हाथ से लगा 1 हो गया। 9 दूनी 18, 1 19 हो गया। गुणे में हो गया 23। अब देखो लास्ट के 2 नंबर हमें निकालने, हमें ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है। यहाँ पर 3 चौकू 12 हो गया, हाथ से लगा 1 हो गया। 3 चौकू 12, 4 दूनी 8, 20 और 1 21 हो गया, यानी कि 1 2 लास्ट में मिल गया। 1 2 केवल इसी में था, आंसर लगा दो। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी, पूरा गुणा भाग करने जाओगे तो लेंदी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा था 2000 पर एक वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से ब्याज को वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। अब एक चीज समझो बात को, देखो 1 साल की बात कर रहा है, 1 साल में चाहे चक्रवृद्धि ब्याज निकालो चाहे साधारण ब्याज सेम आता है, बिल्कुल आता है। तो 1 साल का एसआई हो चाहे सीआई। अब अर्धवार्षिक करेंगे तो 6 महीने की 2 स्लैब हो जाएंगी, यानी कि अल्टीमेटली 1 साल में टाइम कितना हो गया, 2 वर्ष हो गया। और 2 वर्ष हो गया, और रेट कितनी हो गई हमारी, 8% का मतलब 4% हो गई। अब कुल मिलाकर हमें बात किस में कर रहे हैं, अर्धवार्षिक परसेंट ले लो चाहे वार्षिक ले लो, 1 वर्ष की बात कर रहे थे। एसआई को चाहे 6 महीने के लिए निकाल लो, एसआई को चाहे 6 महीने के लिए निकाल लो, और रेट आधी करके निकाल लो, तब भी वही आएगा। चाहे आप 1 वर्ष का और रेट 8% करके निकाल लो, तब भी वही आएगा। यानी कि कुल मिलाकर हमें 2 साल का डिफरेंस निकालना था साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, घुमा फिरा के किया गया। यानी कि हमारे पास फार्मूला होता है डिफरेंस बराबर में P इंटू में R अपॉन में 100 की पावर में 2। तो डिफरेंस हमको निकालना था, प्रिंसिपल हमारे पास 2000 हो गया, रेट हमारे पास 4 गुणे में 4 हो गई, बटे में 100, गुणे में 100 हो गया। तो ये इससे कैंसिल आउट, 1 0 इधर चला गया,
4 चौकू 16 दूनी 32 यानी कि 3.2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, घुमाने के लिए उसने ऐसे लिख दिया, बहुत सिंपल सवाल था, फार्मूला याद हो, 2 मिनट का आंसर। अगला सवाल, अब 2 मिनट का तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा कम ही, क्योंकि वो तो आदत होती है ना कि 2 मिनट में हो जाएगा, तो आप ये अंडरस्टूड कर सकते हैं। यदि एक गोले की त्रिज्या इतनी सेंटीमीटर वृद्धि कर दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि से पहले गोले की त्रिज्या कितनी थी? अब देखो, गुने की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, वृद्धि की बात कर रहा है, इसलिए हमको लिखना पड़ेगा प्रॉपर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr² होता है। ठीक है, यानी कि 4π अगर दोनों कंडीशन में कॉमन ले लें तो 1r+3 का होल स्क्वायर, और ठीक है, एक हो जाएगा r²। अब वृद्धि होगी, इसका मतलब डिफरेंस की बात कर रहा है। बराबर में क्या हो गया? 156 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 चौकू 16 ज्यादा हो जाएगा, 4 3 12, 4 9 36। इधर करेंगे r², 3 3 9 हो गया, 3 दूनी 6, r माइनस का r² बराबर में 39। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी कि r बराबर में कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। हमसे पूछा गया वृद्धि से पहले गोले की त्रिज्या कितनी थी? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला सवाल, श्री शर्मा 5 लाख के अपने सेवानिवृत्ति लाभ को अंशतः डाकघर में और अंशतः बैंक में 12%, 10% वार्षिक ब्याज दर पर जमा करते हैं। यदि मासिक आय इतने रुपए थी तो डाकघर और बैंक में जमा राशि के बीच कितना अंतर है? अब इसमें देखो, हमें क्या दिया गया था? ये मासिक ब्याज दिया गया था, यानी कि वार्षिक बनाते तो कितना करते? 4500 गुणे में 12 करना पड़ता, तो 0 और 0, 12 पंजे 60, 12 चौक 48 और 6 54,000 रुपया। ये मासिक नहीं, अब वार्षिक आ गया। अब 5 लाख का अगर 12% निकालते तो 12 पंजे 60,000। ठीक है, और 5 लाख का अगर 10% निकालते तो 10,000 आ जाता। भाई 5 लाख का 12% कितना होता है? 60 के होता है। और इसी तरीके से 5 लाख का 10% हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 के हो जाएगा। ओवरऑल कितना था? 54 के था, यानी कि 54,000 था। इनका डिफरेंस 4,000 आ जाएगा, इनका डिफरेंस हो जाएगा 6,000। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 2 दूनी 4, 2 3 6 आ गया, यानी कि टोटल हमारे हिसाब से कितना है? 5। 5 बराबर में कितना दिया था? 5 लाख। हमें निकालना था 1 लाख, 1 का डिफरेंस, क्योंकि इनमें डिफरेंस क्या है? 1 का है, तो 1 बराबर में कितना हो जाएगा? 1 लाख। आसान था। अगला सवाल, प्रत्येक रुपए 2 मूल्य के 2 रबड़ 15 रुपए मूल्य वाली पेंसिल के एक पैकेट के साथ मुफ्त छूट क्या होगी? देखो, टोटल कितने रुपए पहले उसने दुकानदार ने अपने पास से दिए? 15 रुपए के तो पैकेट हो गया, 2 रबड़ दी, 2 रुपए की वाली, यानी कि 2 दूनी 4, यानी कि 15, 2 दूनी 4 हो गया, और 15 4 19 हो गया। यानी कि उसने 4 रुपए की छूट दी, किस पर? 19 पर। गुणे में क्या कर देंगे? 100, यानी कि टोटल हमारा छूट परसेंटेज ये आना चाहिए, समझ रहे? यानी कि 400 बटे में 19, इधर करेंगे 19 दूनी 38 हो गया, बचा 2, फिर 19 एकम 19, 1 बटे में 19% आंसर आना चाहिए, जो कि इसने यहाँ पर ये मार्क किया हुआ, जो किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। और वो किया किस कंडीशन पे? उन्होंने क्या किया है? 4 बटे में 15 गुणे में 100, तो 5 3 15, 5 दूनी 10 हो गया, 20 चौकू 80 बटे में 3 करेंगे, तो 3 दूनी 6 हो गया, 2 बचा, 3 6 18, फिर से 2 बचा, 26 सही, 2 बटे में 3%, जो कि गलत है। भाई आप कोई चीज खरीदने जाते हो तो क्या करते हो? आप ये थोड़ी ना कहते हो कि 4,000 में हमने 2 खरीदी, 1 मुफ्त मिली। आप यही कहते हैं 4,000 में हमें 3 चीजें मिल गई। समझना बात को। तो यही होता है कि टोटल कितना अपने पास से पैसा गया या किसी को मिला, उस पर कितनी फ्री थी, उससे हम परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपका बोनस वाला नंबर था, यानी कि आंसर मार्क था। अगर मान लो दोबारा चेक होता, अगर आपने सही किया होगा तो आपको नंबर मिल जाएंगे, नहीं किया होगा तो कोई बात ही नहीं। फिर अगला सवाल, अब ये सिंपल सवाल है भाई, यहाँ पर करेंगे, ये 2 दूनी 4 हो गया, और x अपॉन में y बराबर में 2 बटे में कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ पर 1 के बाद, तो 1 तो 0 आ जाएगा नीचे, यानी कि कितना आ गया? 1 बटे में 5। यहाँ पर पावर ऊपर नीचे अगर सेम हो तो डायरेक्ट मान रख देते हैं, यानी कि यहाँ पर x का 1 प्लस का 5, 5 माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि 5 1 6, 5 से 1 गया 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी कि 3 बटे में 2 आंसर। अगला सवाल, गोपी ने एक वस्तु का विक्रय मूल्य के 7/8 पर खरीदी, यदि उसने इसे विक्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचा होता तो लाभ परसेंटेज क्या होता? देखो, सेलिंग प्राइस यानी कि 8 मान लो, तो उसने कॉस्ट प्राइस कितना रहा? भाई उसने यही तो कहा विक्रय मूल्य के इतने पर खरीदी, तो विक्रय मूल्य 8 मान लिया, इसका 7/8 करोगे 7 हो गया,
विक्रय मूल्य से 20% अधिक, यानी कि 8 से 20% अधिक पर बेचा होता तो लाभ क्या होता, यानी कि ये सीपी न्यू आ गया हमारे पास, ठीक है, कॉस्ट प्राइस तो सेम रहा होगा, तो यहाँ पर 0 से 0 हो गया, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि 48 और 35 हमने बना दिया इसका रेशियो, यानी कि यहाँ से करेंगे 3, 4 से 3 गया, 13 का प्रॉफिट हुआ किस पर, 35 पर, गुणे में कर देंगे 100, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 260 बटे में 7, तो 7 तियाँ 21, 7 चौक 28 ज्यादा हो जाएगा, 7 तियाँ 21 किया और ये दोनों ऑप्शन तो काट ही दो, ठीक है, 21 किया, बचा कितना है 5 और 7 7 49, आंसर आ गया। अगला सवाल, थोड़ी सी भी कैलकुलेशन बचती तो बचाते चलो, कैलकुलेशन मतलब कुछ भी बचाओगे सेकंड भी तो कहीं ना कहीं फायदा होगा। कौन सी संख्या, अभाज्य है। अब इतने बड़े बड़े नंबर लिखे, थोड़ा सा ट्राई करते हैं, 4 4 8 1 9 और इधर 9, ये तो 9 से डिवाइड हो रहा था, सॉरी 3 से, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। इधर 4 4 8 1 9, ये तो सभी में 9 तो है, यानी कि लास्ट के 3 नंबर हमें देखने हैं, तो 7 2 9 3 12, 3 से डिवाइड है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, 7 6 13 13 5 18, ये तो 9 से भी है 3 से भी है, 7 5 12 12 7 19, अब ये तो सारे कंफर्म हो गए ना, तो इसको आंसर लगा दो, अभाज्य है। अगला सवाल, यदि ए किसी कार्य को 16 दिनों में, बी उसी कार्य को 24 दिनों में, उनके द्वारा एकांतर दिन पर कार्य करना शुरू करते हुए कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की न्यूनतम पूर्ण संख्या कितनी है। अब देखो, ए कर रहा था 16 दिन में और बी कर रहा था 24, एलसीएम ले लेंगे 48, 16 3 48, 24 दूनी 48, ठीक है, यानी कि एकांतर दिन में काम करना शुरू किया, यानी कि 3 और 2 हो गया। अब देखो 3 और 2 क्यों लिया, क्योंकि देखो न्यूनतम दिन चाहिए ना, तो बड़े वाले को पहले काम करना पड़ेगा, उसके बाद छोटा वाला आएगा। अब अगर छोटा वाला पहले ले लोगे और राउंड आप पूरा सर्किल घूम गया, फिर से नंबर किसका आएगा, छोटे वाले का, तो दिन बढ़ जाएंगे ना, तो इसलिए हमें बड़ा पहले लेना पड़ेगा। यानी कि ये 5 काम हो रहा था कै दिन में, 5 काम हो रहा था 2 दिन में, ठीक है, हमें 48 कराना, 48 के पास पहुंचने के लिए 45, तो कै गुना हो रहा था 9 गुना, यानी कि इधर भी करेंगे 9 गुना, तो 9 दूनी 18 डेज हो गए, ठीक है, यानी कि अगर हम देखेंगे तो 48 से 45 माइनस करेंगे तो ये 3 हो गया। अब ये 3 काम कौन करेगा, कि ये 3 काम ए कर देगा, कितने दिन में कर देगा, 1 डे में कर देगा, ठीक है, 1 डे में कर देगा, तो इधर जोड़ देंगे, यानी कि 19 दिन टोटल लगे। अब यही अगर छोटे वाले को पहले लिखा होता ना, तो हम क्या करते, 3/2 करते, ये बी के लिए, फिर एक ही बार जाता, फिर भी एक काम बच जाता, फिर भी यहाँ पे फिर हम एक को लगाते, तो इसलिए ये नहीं होगा। उसने यहाँ पर बोला है न्यूनतम पूर्ण संख्या, तो सबसे बड़े वाले को सबसे पहले लेंगे। अगला सवाल, देखो रेशियो दिया गया था, यहाँ पर ए बी की पावर ऊपर नीचे सेम है, बस काम खत्म, डायरेक्ट मान रख दो, 5 गुणे में 3 प्लस में 7 गुणे में 4 बटे में 7 गुणे में 3 प्लस में 5 गुणे में 4, तो 7 3 21 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, यानी कि 49 हो गया। इधर करेंगे, जब 5 में 15 था तभी हम कहे 49 पहले नंबर पे कहीं आई नहीं, तो 43 देखो 2 ऑप्शन में, इसलिए थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। 7 3 21 हो गया, 5 को 20, यानी कि 20 20 40 41 हमारा आंसर। अगला सवाल, राजन ने कुल 108 किलोमीटर की दूरी इतनी की औसत चाल से तय की, वह कुल दूरी का इतना हिस्सा 2 घंटे में पूरा करता है, जबकि इतना भाग 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, उसने शेष दूरी कितने समय में तय की। अब इसमें हमको एवरेज स्पीड दी गई थी, यानी कि एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस यहाँ पर अगर देखेंगे तो 108 हो गई, भाई यही तो टोटल डिस्टेंस थी। टोटल टाइम पहली 2 घंटे में, दूसरे का हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 108 का 1/4, ये जा रहा था 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो यहाँ पर करेंगे 36, 36 तियाँ 108 होता है, यानी कि यहाँ पर कितने आ गए, 3 घंटे आ गए, यानी कि यही 3 घंटे यहाँ पर लिख दो। अब तीसरे का हमें क्या निकालना था, समय निकालना था, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पर x कर दो, बराबर में 12 रख दो, 12 ने में 108 हो गया, यानी कि x बराबर में कितना आ गया, 4 आ गया, क्योंकि 3 2 5, 9 से 5 जाएगा, तो 4 हमारा समय लगा होगा। अच्छा सवाल था, टेक्निकल था थोड़ा। अगला सवाल, अपवर्ती चाल से चल रही एक मालगाड़ी समान दिशा, यानी कि मालगाड़ी की दिशा में पैदल चल रहे 2 व्यक्तियों को क्रमशः इतने सेकंड और इतने सेकंड में पार करती है। पहला व्यक्ति इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चल रहा था, जबकि दूसरा इतने की चाल से पैदल चल रहा है, मालगाड़ी की लंबाई क्या होगी। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते थे, 5.4 इंटू में 5/18, यानी कि 18 3 54 1.5 हो गया, ठीक है,
6.3 को हम 5/18 लिखते तो यहाँ पर 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18 हो गया, यानी कि इधर कर लेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25 सत्ते 175 यानी कि 1.75। अब पहले ही क्यों कर लिया, क्योंकि हमसे यहाँ पर मीटर में पूछा गया है। अब आपको एक चीज पता है कि ट्रेन जब किसी आदमी या खंबे को पार करती है तो अपनी ही डिस्टेंस पार करती है, और स्पीड हमें पता नहीं है ट्रेन की, और माइनस का 1.5 बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास सेकंड यानी कि टाइम हो जाएगा, तो ये आ गया 10.6। दूसरी कंडीशन में यही बनेगा, लेकिन ये सब चीजें लिखनी नहीं है आपको, ये आपको याद होना चाहिए कि हाँ ठीक है ये इस तरीके का होगा, और डी यानी कि डिस्टेंस दोनों की सेम हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपको लिखना था s माइनस का 1.5 इंटू में 10.6 बराबर में हो जाएगा s माइनस का 1.75 इंटू में 11। ये चीज आपको डायरेक्ट लिखनी थी। अब गुणा कर लेंगे तो देखो 10.6s माइनस का 15 छक्का 90, 15 एकम 15 हो गया, 0.2 के बाद आ जाएगा, बराबर में करेंगे तो 11s माइनस का 5 7 5 12 हो गया, और 7 1 8 1 9 हो गया, और 1 हो गया, पॉइंट आ जाएगा 2 के बाद। ठीक है, अब ये एक साइड करेंगे 11s और 10.6s, यानी कि 10 से 11 गया तो पूरा, सॉरी 11 से 11 गया 0, और 10 से 6 गया तो 4, यानी कि 0.4s इधर आ जाएगा तो 5 बच गया, और यहाँ पर करेंगे 12 से 9 गया तो 3 बच गया, और 8 से 5 गया तो 3 बच गया, पॉइंट आ जाएगा 2 के बाद। ठीक है, ये हटाएंगे, ये इधर करेंगे, बटे में क्या आ गया 10, क्योंकि यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट इधर इनका 4 से भाग करेंगे तो 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, एक बचा, और 4 तियां 12, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 बटे में 10, ये एस आ गया, यानी कि एस बराबर लिखेंगे तो 8.375 लिखेंगे। अब सिंपल सा सब कुछ तो पता लग गया भाई, स्पीड भी पता लग गई, और कुछ रह गया, कुछ भी नहीं रह गया, तो हम सीधा सा इसमें मान रख देते। इसी में क्यों रख रहे, क्योंकि यहाँ पर 10.6 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर 11 का, तो डी बराबर में हम यहाँ पर लिखेंगे एस, यानी कि 8.375 माइनस का हो गया 1.75 इंटू में क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। 10 से 5 गया तो 5 रहने दो, 7 से 5 गया तो 2 हो गया, और 7 से 5 गया 2, और 13 से 7 गया तो 6 हो गया, और 7 से 1 गया तो 6 हो गया, गुणे में कर देंगे 11, तो 11 का गुणा 5, 5 2 7, 6 2 8 हो गया, 6 6 12 हो गया, 6 1 7 हो गया, यानी कि 728, और पॉइंट आ जाएगा 3 के बाद, यानी कि 72.875 हमारा आंसर आ जाए। पूरा कैलकुलेशन का खेल था, और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था, बस आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए, ये डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें भी कैलकुलेशन स्टार्ट हो सकती थी, जैसे 11 या 10.6 डायरेक्ट माइनस करके लिख लो, तो वो अलग की चीज है, लेकिन आपको एटलीस्ट इतना तो पहले आना चाहिए। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन का खेल था। अगला सवाल करते हैं। दो संख्याओं का योग इतना है, उनका एचसीएफ इतना है, ऐसे संख्या युग्मों की संख्या बताइए। देखो, दो संख्याएं ए और बी, इनका अगर हम लिखेंगे एचसीएफ 56 दिया हो तो इस तरीके से लिखना पड़े, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 56 है। अब इनका अगर योग करेंगे तो 56 ए प्लस का बी बराबर में दिया गया 1904। ठीक है, तो ए प्लस बी का मान आ जाएगा, 56 से भाग करेंगे तो 8 सत्ते 56 हो गया, 8 दूनी 16, 3 बच गया, 8 8 तियां 24 हो गया, 8 8 64 हो गया, 7 से काटेंगे तो 7 तियां 21 हो गया, 7 चौक 28 यानी कि 34। अब 34 के इनके ए और बी के हमें पेयर ऐसे रखने पड़ेंगे जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। अब इनमें हमें पेयर लिख लिख के देखने पड़ेंगे। सबसे पहले 33 और 1, इसमें कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं। फिर 33 के बाद 32 में आ जाएंगे, 32 के साथ 2 कॉमन है। 31 आ जाएगा, 31 के साथ 3 आ जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर 30 पे पहुंचेंगे 4, 30 और 4 भाई 30 और 4 लिखोगे, इसमें 2 कॉमन है ना, तो जो 2 कॉमन होंगे वो नहीं हो सकते, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम ऑलरेडी कैंसिल आउट कर चुके हैं, इसलिए कॉमन वाले यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ठीक है, 29 लिखा तो 5 आ गया, 28 लिखेंगे 6 कॉमन हो जाएगा 2। ठीक है, फिर 27 पे आ गया, 27 में 7 हो जाएगा, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं। ठीक है, 26 में आ जाएंगे 26, और 26 में कितना जोड़ेंगे 8, इस ये भी नहीं हो सकता। 25 आ जाएंगे, 25 में जोड़ेंगे कितना 9, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। फिर आ जाएंगे हम 24, 24 में 7 10 आ जाएगा, ये भी कॉमन हो गया। फिर आ गया 23, 23 में हम जोड़ देंगे 11। ठीक है, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं। फिर 22 आ जाएगा 12, ये भी कॉमन हो गया। ऑप्शन भी देखते चलेंगे, क्या मिल गए 1 2 3 4 5 6 मिल गए, क्योंकि सबसे हाईएस्ट हमें 9 तक चेक करना है बस, अब उसके अलावा नहीं करना। फिर 23 के बाद क्या, 22 के बाद क्या आ जाएगा 21, 21 में क्या जोड़ेंगे हम 13, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। फिर 20 आ जाएगा, 20 में 14, ये भी हटा दो। फिर इधर आ जाएगा 15,
फिर इधर पहुंच जाएगा 19। ठीक है, इसी तरीके से ये पहुंच जाएगा 15 से पहले रहे ना तो 16 होगा, यहाँ पर 18 हो गया, यहाँ पर लिखेंगे 17, यहाँ पर एक कम कर देंगे तो 17। ठीक है, अब यहाँ पर करोगे जाके दोबारा से 18 जैसे किया और इधर पहुंच जाएगा कितना, 16 हो जाएगा। अब 16 18 ऊपर आ तो नहीं चुका, कहीं कहीं नहीं आया, आज चुका है ये, आज रिपीटेशन होने लगी बस। यहाँ पर ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 मिल गए, आंसर लगा। ठीक है, बस रिपीटेशन ना हो, कॉमन ना हो। अब देखो आगे हम करते तो रिपीटेशन हो जाती, भाई आगे हम क्या लिखते जाके 19 लिखते जाके, 19 के साथ 15, क्योंकि इधर एक कम होता जा रहा है, इधर एक बढ़ता जा रहा, तो भाई रिपीटेशन शुरू हो गई, तो ये हटा दो, बाकी यहीं तक चेक कर लो। ठीक है, थोड़ा ये टाइम टेकिंग सवाल होते हैं, तो प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो ये हो जाते हैं, जिसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। चलिए फिर ये 23 की शिफ्ट 2 थी, बाकी कोई सजेशन वगैरह हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।